हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये चैप्टर शुरू करते हैं। आप सभी मैटर के बारे में जानते होंगे। मैटर क्या होता है कि जो कुछ जगह घेरता है, जिसका कुछ वजन होता है, यानी मास और वॉल्यूम होता है, तो वो होता है मैटर। मैटर क्या है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। बहुत छोटे, इतने छोटे कि हम उसको देख भी नहीं सकते आँखों से, तो उसको कहते हैं एटम। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जो मैटर है वो एटम से मिलकर बना है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, मॉलिक्यूल भी एटम से ही मिलकर बना है। ठीक है। तो अब बात यह है कि अगर ये इतने छोटे हैं कि दिखाई भी नहीं दे रहे, तो इनको पढ़ने का कारण क्या है। अगर हम ना ही पढ़ें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इसका कारण ये है कि जो भी केमिकल रिएक्शन होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में मैटर के साथ, उसमें इन मैटर का, एटम का बहुत बड़ा रोल है, एटम का और मॉलिक्यूल्स का। अगर हम ये जान जाएं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो हमें ये समझने में काफ़ी आसानी होगी कि जो भी सराउंडिंग्स में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं कि वो कैसे हो रही हैं, वो क्या कारण है उनका, उनको अगर हमें रोकना है या हमें उनकी गति बढ़ानी है रिएक्शन की, तो कैसे बढ़ाई जाएगी। ठीक है। तो इसलिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को जानना काफ़ी ज़रूरी है। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल चेंज आप जानते होंगे कि जिनको बदला नहीं जा सकता, रिवर्स नहीं किया जा सकता। चेंज दो टाइप्स के होते हैं, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज जैसे आप पेपर लीजिए, उसको काट दीजिए, उसको स्क्रम्बल कर लीजिए, फोल्ड कर दीजिए, ये फिजिकल चेंज। अगर आप पेपर को जला देंगे तो वो राख बन जाएगा, वो होगा केमिकल चेंज। तो एक केमिकल मैटर केमिकल ही होता है, किसी न किसी टाइप का केमिकल फॉर्मूला कंपाउंड, उसकी जब फॉर्म चेंज हो जाएगी तो केमिकल रिएक्शन। जो ये केमिकल रिएक्शन क्यों हुई, क्या कारण था, किस चीज़ ने हेल्प करी, ये सब चीज़ें हमें एटम्स बताएंगे, मॉलिक्यूल्स बताएंगे। अगर हम चीज़ों को समझ जाएंगे तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसे हमने आपको बताया। अब इंट्रोडक्शन के बाद आपके पास है लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हमारे पास दो लॉ दिए गए हैं। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज। हमारे पास दो लॉ दिए गए हैं जो आपको बुक में पढ़ने हैं। पहले है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो लॉ था, ये किसने दिया था, ये दिया था आपको एंटोनी, ANTOINE, एंटोनी लेवोजियर, LAVOISIER, एंटोनी लेवोजियर। इसने दिया था 1774 में। ठीक है। आप ये नाम नहीं भी याद रखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इस लॉ का मतलब क्या है कि जो कंजर्वेशन ऑफ मास है, यानी कि किसी भी रिएक्शन में जो मास है कभी भी ना तो बनेगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने मान लीजिए 10 ग्राम H2O लिया, ठीक है, आप इसके साथ कोई भी रिएक्शन करें, ठीक है, मान लीजिए आप इसको H2 और ऑक्सीजन में चेंज कर देंगे, ठीक है, तो इनका जो कंबाइंड मास होगा, मान लीजिए 10 ग्राम लिया है मैंने, तो इनका जो कंबाइंड मास होगा वो भी 10 ग्राम ही होगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कम ज़्यादा हो जाएगा। तो मास ना तो कभी बनता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, ये हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे H2O था तो वो H2 और O2 में चेंज हो गया। तो इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, वो है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है। ना तो ये बन सकता है, ना भी कभी ख़त्म हो सकता इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन में ना तो ये कभी ख़त्म होगा, ना ही कभी बनेगा। हमारे पास सेकंड लॉ दिया गया है, इसको मिटा देता हूँ मैं। आप नोट्स साथ साथ बनाते रहें। जो भी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ आप उसके नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है।
यही आपके जो आपने नोट्स बना लिए, तो आपको अलग से कुछ भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको जब भी चैप्टर रिवाइज करना होगा तो ये इतना आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। तो सेकंड लॉ बताता हूँ मैं। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहा जाता है, ठीक है। लॉ ऑफ डेफिनेट DEFINITE डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसका ये मतलब है कि जैसे कि H2O है, ठीक है। H2O में जो है वो भी केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है। H जिस मात्रा में है और O जिस मात्रा में है, जो इनका वेट है, वेट के अनुसार जो इनका प्रोपोर्शन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये कभी कम ज़्यादा नहीं होगा। H2O में देखिए, आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन है, ठीक है, HYDROGN हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। इनका जो रेशियो है वेट का, वेट के अनुसार, मास के अनुसार, वह है 1:8, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप हाइड्रोजन को, मान लीजिए 9 ग्राम आपने हाइड्रोजन ली, ठीक है, 9 ग्राम, अगर आप इस 9 ग्राम हाइड्रोजन, वो H2O को, पानी को तोड़ेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो आपको 1 ग्राम तो मिलेगा हाइड्रोजन, ठीक है, और 8 ग्राम मिलेगा ऑक्सीजन, ठीक। अगर आप इस 9 की जगह आप 18 ले लें, 18 ग्राम, और तब इसको तोड़ें तो आपको मिलेगा 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो ये कह रहे हैं कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, ये कांस्टेंट है, ये ऐसा नहीं हो सकता कि कभी आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ो तो आपको 1 ग्राम हाइड्रोजन मिले, मान लीजिए आपको 2 ग्राम हाइड्रोजन मिले और आपको 7 ग्राम ऑक्सीजन मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये कांस्टेंट रहेगा जो मास के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास होता है। मास के अनुसार किसी भी कंपाउंड का जो फॉर्मूला है फिक्स, उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है, कम ज़्यादा नहीं हो सकते। इस लॉ को दिया गया था जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा, JOSEPH, जोसेफ PROUST, जोसेफ प्राउस्ट। ये दिया था 1799 में। ये अगर आपको नाम और ये सन याद नहीं रहती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके लिए मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आप इसको लिखें ताकि आपको याद रहे कि क्या लिखवाया है, ठीक है, आपको रिवाइज करने में आसानी रहेगी। इन ए केमिकल सब्सटेंस, कोई केमिकल सब्सटेंस है, जैसे केमिकल सब्सटेंस कैसे, जैसे H2O बताया मैंने, CO2 बताया, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ऐसे कोई सी भी, ये सब केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है। इन सभी में द एलिमेंट्स आर ऑलवेज present in a definite proportion। ये डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहेंगे बाय मास, मास के अनुसार ये डेफिनेट प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया हाइड्रोजन का लेके। अब इसके बाद है आपके पास, ये मिटाता हूँ मैं, थर्ड है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे। उन्होंने एटम्स को लेकर एक थ्योरी दी थी जिसको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इस थ्योरी में उन्होंने कुछ ऐसी मान्यता रखी थी कि जो इस थ्योरी की बेस है, ठीक है, कि जो उनकी थ्योरी क्या कहती है। उनकी थ्योरी कह रही है, फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स।
ठीक है, जिनको उन्होंने मैटर कहा, वो एटम्स कहा। मैटर स्टेट में लिखता जाता हूँ, आप इसको लिख लेना ताकि आपको रिवाइजन में आसान हो। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स। देखिए, जो इन्होंने थ्योरी दी है, ज़रूरी नहीं सारी बात सच हो, आप सिर्फ इनकी थ्योरी पढ़ रहे हैं कि इन्होंने क्या बताया है। अभी इसके बाद मैं आपको इसकी कमियां बताऊंगा, लिमिटेशंस बताऊंगा कि इसमें इन्होंने जो बताया कि वो कितना सच है और कितना गलत है। ठीक है, जो हमें बाद में किसी साइंटिस्ट ने पता करा तो उसके अनुसार हमें पता चला कि जो इन्होंने थ्योरी दी है उसमें कुछ कमियां हैं, कि ये कमी है, ये चीज़ इन्होंने डिसाइड नहीं करी, तो उस हिसाब से जो फिलहाल इनकी जो थ्योरी है वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स। मैटर जो है, मैटर मैंने आपको समझाया अभी, जिसका कुछ वेट होता है, जिसकी कुछ कोई जगह घिरती है, मास एंड वॉल्यूम, वो बहुत छोटे टाइनी, बहुत छोटे 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 पार्टिकल। इनडिविजिबल, इनडिविजिबल मतलब जिसके और टुकड़े ना हो सके। ठीक है, डिवाइड मतलब तोड़ना, टूटना, भाग करना, और डिविजिबल मतलब जिसके भाग हो सके, और इनडिविजिबल मतलब जिसके और भाग ना हो सके। इनडिविजिबल पार्टिकल ऐसे पार्टिकल से बना है जिसको उन्होंने कहा कॉल्ड, ऐसी चीज़ को क्या कहा उन्होंने, एटम्स। ठीक है, एटम या एटम्स। सेकंड है जो उन्होंने कहा था, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज। उन्होंने कहा कि जो ये एटम्स हैं जो उन्होंने डिफाइन करे, ये एक तरह के एटम्स जो होंगे, एक तरह का जो एटम है, जैसे मान लीजिए गोल्ड है। ठीक है, गोल्ड 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 के ऐसे बहुत सारे एटम हैं, या हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम हैं, ऑक्सीजन के बहुत सारे एटम हैं। ये सभी एटम्स का जो मास होगा, सभी का मास एक जैसा होगा, आइडेंटिकल होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे गोल्ड के कुछ पार्टिकल्स हैं, मैं मानने को मान लेता हूँ, चलो हाइड्रोजन ही मानते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का एक एटम का जो मास होता है वो 1 यूनिट होता है, मान लीजिए। ठीक है, और जितने भी हाइड्रोजन के एटम होंगे सभी का मास 1 यूनिट होगा, और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सारी आइडेंटिकल होंगी। जो एक प्रॉपर्टी कोई एक एटम बताए दिखाएगा, शो करेगा, वही प्रॉपर्टी दूसरा जो एटम होगा हाइड्रोजन का वो शो करेगा। इनका ये कहना था। ठीक है, तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, वो एक जैसे होते हैं बाय इन मास, उनका वजन सेम होता है एक जैसा, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। अब थर्ड पॉइंट उन्होंने जो कहा वो है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स have different masses and properties। इन्होंने कहा कि जो अलग अलग एलिमेंट हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, या मान लीजिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऐसे जो भी अलग अलग एलिमेंट्स हैं उन सभी का मास जो है वो अलग अलग होगा। ठीक है, उन सभी का मास अलग अलग होगा सभी का, और उन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अलग होंगी। जैसे गोल्ड की प्रॉपर्टी सिल्वर से अलग होगी, सिल्वर की प्रॉपर्टी एल्युमिनियम से अलग होगी, तो ऐसे हर एलिमेंट की एक दूसरे से प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, और इनका मास जो है वो भी डिफरेंट होगा। ठीक है, मास सेम नहीं होगा इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये था फोर्थ। अब करते हैं 5। तो फोर्थ है एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल
number ratios to form compounds। ठीक है, तो फोर्थ में कहा है कि जो एटम्स हैं वो जब एक दूसरे से जुड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, वो एक होल नंबर में जुड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट जो है वो 1 कंप्लीट जुड़ जाए और दूसरा जो है वो आधा जुड़े या 1.5 जुड़े। ठीक है, तो वो एक होल नंबर के रूप में जुड़ते हैं। जैसे मैं आपको ये मिटा के बताता हूँ, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन का 1 है। ठीक है, तो ये होल नंबर में जुड़ेंगे, ये बनेगा वाटर। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हाइड्रोजन के 1.5 जुड़े, कि 1.5 जुड़ गया और ऑक्सीजन का 1 जुड़ गया। ठीक है, ये ऑक्सीजन का 2.5 जुड़ गए, ऐसा नहीं होगा। ये हमेशा होल नंबर रहेगा जिसके ये जुड़ेंगे। ठीक है, ये एटम्स एक कंप्लीट जुड़ेगा। होल नंबर मतलब जीरो, जीरो का मतलब ऐसा होता है वो हो ही ना। ठीक है, इसलिए इसने होल नंबर कहा है। तो होल नंबर में जुड़ेंगे, कभी ऐसे पॉइंट्स में नहीं जुड़ सकते या इसके पार्ट्स जुड़ जाएं। तो ये हमेशा जो केमिकल रिएक्शन होगी, जो कॉम्बिनेशन बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा, उसमें एक होल की तरह रहेंगे, होल नंबर की तरह। ये ऐसे पार्ट्स में नहीं रह सकते। अब इसका जो 5th पार्ट है वो देखते हैं। 5th क्या है, कहा गया है एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एटम्स कैन neither created nor destroyed, neither created nor destroyed in a chemical reaction या during a reaction in a chemical reaction। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं और उसमें जो आपने एटम यूज़ किए किसी एक एलिमेंट के, वो डिस्ट्रॉय हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मान लीजिए आपने गोल्ड 4 ग्राम यूज़ किया, ठीक है, और बाद में हमने जो रिएक्शन कंप्लीट करी उसमें गोल्ड हो ही ना। ठीक है, क्योंकि जो हमने रिएक्शन करी थी कि गोल्ड वैसे रिएक्शन नहीं करता, तो मैं गोल्ड हटा देता हूँ। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमने 4 ग्राम यूज़ करी। ठीक है, और ये जो एटम्स हैं इसके कुछ एटम्स होंगे, जितने एटम्स यहाँ यूज़ हुए हैं वही रिएक्शन के बाद भी होंगे। ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाए या क्रिएट हो जाए। हम यहाँ पे 4 ऑक्सीजन के एटम्स यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे आप 8 ऑक्सीजन के एटम्स यूज़ करें, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस रखना चाहिए। तो अब तो ये हमने इसकी थ्योरी पढ़ ली, लेकिन बाद में जो साइंटिस्ट आए उन्होंने देखा कि इसकी थ्योरी में कुछ कमियां हैं। कमी क्या है, क्योंकि उन्होंने बाद में खोज करी, डिस्कवरी करी, तो उन्हें पता चला कि लिमिटेशंस हैं इसमें। लिमिटेशंस क्या थी, कमियां ये हैं कि इन्होंने कहा था कि जो एटम्स है वो इनडिविजिबल है, कि मतलब उसके और हिस्से नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन जो है एटम्स उसके और डिवाइड किया जा सकता है। कैसे डिवाइड किया जा सकता है, उसने कहा था एटम ये फाइनल है, इसके और डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन ये जो एटम है इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, आपको पता होगा। इसके अंदर न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन होता है। हमने इसको और डिवाइड कर दिया ना, इसने जिसके और डिवाइड नहीं हो सकते, लेकिन एटम के और डिवाइड हो गए और डिविजन हो गया। हमने और छोटा बता दिया कि ये एटम्स जो है अभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में डिवाइड हो सकता है, एटम के पार्ट होते हैं। तो पहले एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल, उन्होंने कहा था इंडिविजिबल है, लेकिन हम कह रहे हैं डिविजिबल है। एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल, इसमें क्या है, दे कैन बी स्प्लिट इनटू सब एटॉमिक। ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। ठीक है, एटॉमिक मतलब एटम, एटम सब मतलब उसका पार्ट।
एटम का पार्ट, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 चीज़ें उसके अंदर होती और भी हैं, हो भी सकती हैं। अभी साइंटिस्ट पता करते रहेंगे तो इसमें और जुड़ता रहेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा और भी क्या होता है, ठीक है। लेकिन हमें फिलहाल हम आपके लिए इतना है कि वो एटम जो उसने कहे थे कि इंडिविजिबल होते हैं, वो इंडिविजिबल नहीं होते, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं। अब उन्होंने कहा था कि जो एटम्स हैं और एक ही एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनका जो मास होता है वो आइडेंटिकल होता है, लेकिन बाद में साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सभी एटम्स का मास एक जैसा हो, वो अलग अलग हो सकता है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट मासेस। वो कहता है कि डिफरेंट मास हो सकता है। कैसे हो सकता है? हमने आइसोटॉप्स का नाम सुना है। आइसोटॉप्स होते हैं कि जिनका एलिमेंट, मतलब एक ही एलिमेंट में एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन उनका मास अलग है। जैसे आपको शायद पता हो या नहीं भी पता हो कि हाइड्रोजन जो होता है उसका जो एटॉमिक नंबर है 1 है, उसका जो मास है वो भी 1 है, ठीक है। क्योंकि और ये देखिए इसका ना आइसोटॉप जो होते हैं उनका मास 2 भी होता है, ठीक है, 3 भी होता है, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम, ऐसे। तो एक ही एलिमेंट के डिफरेंट मास हो सकते हैं, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए जो उन्होंने कहा था कि एक एटम्स के जो एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं सभी का मास सेम होगा, ऐसा नहीं है, अलग अलग भी हो सकता है। ऐसे ही अब उन्होंने ये भी कहा था कि अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग मास होगा, ऐसा नहीं है, अलग अलग एलिमेंट्स का जो मास है वो भी सेम हो सकता है। कि जो आइसोबार्स, आपने अगर नाम सुना हो, आइसोटॉप्स और आइसोबार एक साथ लिए जाते हैं अक्सर नाम, कि जो आइसोबार्स होते हैं उनका जो मास होता है ना 2 अलग अलग एलिमेंट का, उनका मास सेम होता है, ठीक है। तो लिख देते हैं। देखिए हम यहाँ पे आइसोटॉप्स और आइसोबार्स तो पढ़ने आए नहीं हैं, एटम्स पढ़ने आए हैं, तो मैं इसलिए आपको आइसोटॉप्स और आइसोबार को ज़्यादा पूरे डिटेल में नहीं बताऊँगा। अगर आपको ये समझना ही है कि क्या होते हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना कि सर आइसोटॉप्स और आइसोबार्स पढ़ा दीजिए या कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए, ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में हैव सेम मास, ठीक है, सेम मास हो सकता है। ये क्या आ गया? आइसोबार्स, ये आइसोबार्स हो गए। अब ये डेल्टास की एटॉमिक थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब करते हैं नेक्स्ट चीज, अब है एटम्स। अब हम एटम्स की बात कर रहे हैं कब से, तो एटम्स को ही देख लेते हैं थोड़ा सा। एटम्स क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सब बता दिया मैंने आपको। एटम्स कितना छोटा होता है, एटॉमिक जो रेडियस होती है इसकी, एटम की रेडियस, एटॉमिक रेडियस यानी एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को हम मेज़र करते हैं किसमें? नैनोमीटर्स में। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स, ठीक है, नैनोमीटर्स में नापते हैं। अब ये देखिए नैनोमीटर्स कितना छोटा होता है, आपको समझाता हूँ मैं। ये मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर है, आप 1 मीटर जानते हैं, ठीक है, ये करीब 1 हाथ लंबा होता है, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे। तो 1 मीटर के अगर आप 1000 हिस्से करेंगे, ठीक है, ऐसे करते 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 आपने 1000 हिस्से किए, तो आप ये तो जानते हैं, आप ये देखिए पहले, जैसे 1 मीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 सेंटीमीटर में 1000 मिलीमीटर होंगे। तो 1000 मिलीमीटर को हम लिखेंगे
10⁻³ मीटर, ठीक है। ये हो गया 1 मिलीमीटर। जो 1 मिलीमीटर है तो 1 मीटर के, ठीक है, 1 मीटर के 1000वां हिस्सा क्या होता है, 1 mm होता है। और अगर इसी तरह हम 1 mm के, ये मान लीजिए एक जो 1 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है, माइक्रोमीटर जो होता है कि इस mm के 1000 हिस्से हों, ठीक है, 10⁻³ मिलीमीटर, ठीक है। इस मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा, जो आपने देखा होगा स्केल में कि ऐसे बिल्कुल जो छोटे छोटे गैप होते हैं, उसमें 1000वां हिस्सा इस मिलीमीटर का करें तो वो 1 माइक्रोमीटर बनेगा। और इस 1 माइक्रोमीटर का 1000वां हिस्सा, ठीक है, तो 10⁻³ और माइक्रोमीटर का 1000वां हिस्सा क्या बनेगा, 1 नैनोमीटर, ठीक है। हम 1 नैनोमीटर में नापते हैं, लेकिन हमें माइक्रोमीटर इसमें नहीं, हम मीटर्स में देखेंगे यूनिट। तो 1 नैनोमीटर क्या हो जाएगा, 10⁻⁹ नैनोमीटर, 10⁻⁹ मीटर। अगर हम 1 मीटर के इतने हिस्से करें, कितने, 10⁹ हिस्से, जो पार्ट होगा बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। देखिए हमें अक्सर 1 मिलीमीटर को देखने में मुश्किल पड़ती है, ठीक है, तो कितना छोटा सा होता है स्केल में देखा आपने। अब उसके 1000 हिस्से करिए, फिर उस जो 1000वां हिस्सा होगा उसके और 1000 हिस्से करिए, तो कितना छोटा नैनोमीटर होगा, तो उतना छोटा होता है एक एटॉमिक रेडियस। तो इससे थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, कुछ छोटी भी हो सकती है, हम नैनोमीटर में नापते हैं, ठीक है। तो नैनोमीटर में मैंने बता दिया। जो एटम्स हैं, एटम्स को अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। एटम्स को जब भी मान लीजिए हमें केमिकल रिएक्शन करनी है, तो हम ऐसा तो है नहीं कि हर बार हाइड्रोजन लिखेंगे HYDROGN हाइड्रोजन के साथ कि 2 की रिएक्शन करी 3 की करे, ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ा मुश्किल भी पड़ता है। हमने इन जो एलिमेंट्स हैं इनके कुछ नाम रख रखे हैं, ठीक है। तो इनके कुछ नाम हैं, सिंगल नाम के साथ इनके सिंबल डिसाइड कर दिए कि इनकी रिएक्शन में हमें प्रॉब्लम ना है। तो हम एक काम करते हैं, इनकी सिंबल डिसाइड कर लेते हैं। आपकी बुक में भी बहुत सारे एलिमेंट्स दिए हैं, उनके सिंबल्स दिए हुए हैं। बहुत कॉमन ऐसे हैं कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का H होता है, ठीक है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन N होता है। ऐसे ही ऑक्सीजन देखिए आप, ऑक्सीजन के लिए क्या होता है, O होता है। कार्बन, कार्बन के लिए C होता है। अब मान लीजिए चलिए सल्फर होता है, सल्फर के लिए S होता है। ये तो सिंगल डिजिट में हो गए, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका ज़्यादा होता है, मतलब 1 से अधिक में होते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम हम लिखेंगे Na, ये स्मॉल a आएगा, कैपिटल A नहीं लिखेंगे आप, ठीक है, सोडियम। या मान लीजिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम के लिए Mg है, ठीक है। और गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए, ऐसे ही आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर का वो क्या होते हैं, सिंबल क्या होता है, ठीक है। बुक से देख के, चाहे इंटरनेट से देख के, कहीं से भी मुझे गोल्ड और सिल्वर का कमेंट करके बताना। तो एटम है, एटम के कुछ सिंबल हैं। और इसका सिंबल नाम रखने की किसने कोशिश करी कि मतलब पहले तो कोई भी रख देता कि कहीं पर मिल गया, कोई लोकल नाम है तो उसके अनुसार नाम रखा, उसी के फर्स्ट डिजिट या लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है। मतलब जैसे हाइड्रोजन में H है तो H लिया, नाइट्रोजन तो N लिख लिया, ऑक्सीजन में है तो O लिख दिया, कार्बन है तो C लिख दिया। सोडियम है, लेकिन सोडियम में Na नहीं है, लेकिन ये जहाँ पर सोडियम सबसे पहले मिला होगा, लैटिन में, ग्रीक में, या कोई इसका लोकल लैंग्वेज में जो नाम होगा उसके अनुसार ये हमने सिंबल रख दिया है, ठीक है। ऐसे ही गोल्ड और सिल्वर का अलग है, आप गोल्ड और सिल्वर का G और S नहीं कहेंगे, इनका कुछ अलग ही होता है, ठीक है। क्या होता है वो आप मुझे बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क मान लीजिए। और अब जो है इनका नाम रखने की जो जिम्मेदारी है कि मान लीजिए अब नया एलिमेंट मिला है, अब नए एलिमेंट का नाम कौन डिसाइड करेगा।
वो डिसाइड करेगी IUPAC। IUPAC के फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो संस्था है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी कि IUPAC, यही सभी सिंबल्स डिसाइड करती है एटम्स के जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के एटम्स, उनका जो सिंबल होगा कौन डिसाइड करता है? IUPAC। ठीक है, अभी के टाइम पे अब ये मान सकते हैं कि सभी के नाम के जो सिंबल्स हैं इसी ने फाइनल कर रखे हैं कि ये होंगे। तो ये हो गया। अब पढ़ते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास पहले क्या था? एटॉमिक मास को AMU से डिनोट करते थे पहले, बहुत पहले। ठीक है, AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। पहले हम AMU से डिनोट करते थे जो भी एटॉमिक मास होता था। अब क्या है? अब हम डिनोट करते हैं U से। U का मतलब है यूनिफाइड मास। ठीक है, अब यहाँ भी आप देखेंगे तो आप U लिखेंगे। ठीक है, कोई भी एटॉमिक मास होगा तो उसकी जो यूनिट होगी वो होगी U। यूनिट क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया कि लेंथ की यूनिट है सेंटीमीटर, मीटर, तो वैसे ही मास की यूनिट है एटम्स के साइज में U, एटॉमिक मास, यूनिफाइड मास। ठीक है, तो ये पता कैसे चलेगा कि किसी एटम का मास क्या है? हमें कुछ तोलने के लिए, वेट के लिए, कंपैरिजन के लिए कुछ ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने तराजू देखा होगा, तराजू ऐसे होता है। ठीक है, पुराना तराजू है ये। तो उसमें आपने देखा होगा कि अगर हम कहीं सब्जी लेने जाएं या कुछ भी आइटम, तो वो हमें 1 किलो का है तो 1 किलो का कुछ लोहे का बाट रख देता है। ठीक है, वेट 1 किलो इधर रख दिया। और मान लीजिए हमें कुछ भी इधर फल, सब्जी, फ्रूट कुछ भी चाहिए तो वो इधर रखता है और उसको बैलेंस करता है। तो उसके पास ये एक वेट है रेफरेंस के लिए कि जब ये चीज़ दोनों कांटा बराबर हो जाएगा, ये लाइन बराबर हो जाएगी या ये कांटा बराबर हो जाएगा तो 1 किलो हो जाएगा। लेकिन एटॉमिक मास के लिए ऐसा क्या करें कि वो किसके इक्वल हो जाए? ठीक है, तो ये एक समस्या थी। तो उन्होंने क्या किया कि इसकी हिस्ट्री तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि पहले क्या था बाद में क्या आया। तो ये है एक कार्बन 12 एटम। पहले मैं बता दूं, पहले था ऑक्सीजन। पहले हम ऑक्सीजन का रेफरेंस मानते थे कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? आप बताइए कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 के अनुसार ही हम रखते थे कि 16 AMU एटॉमिक मास यूनिट या फिर U। ठीक है, तो 16 का जो एटॉमिक मास होता है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16। हम 16 को, ऑक्सीजन को रेफरेंस मान लेते थे कि अब मान लीजिए अब हमें हाइड्रोजन का निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम ऑक्सीजन के 16 पार्ट्स कर देंगे इक्वल। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए ये पूरा ऑक्सीजन है, हम इसके 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 16 पार्ट्स कर दिए। अब जो इसका एक पार्ट है इसका वेट हाइड्रोजन के वेट के इक्वल आ गया। तो हाइड्रोजन का जैसे 16 है, 16 पार्ट के, तो हर एक पार्ट का वेट कितना हो गया? 1 यूनिफाइड मास U, तो 1 यूनिट। तो हाइड्रोजन का हमने वेट मान लिया 1 यूनिट। ठीक है, फिर बाद में साइंटिस्ट ने क्या किया कि हमने कार्बन का अडॉप्ट कर लिया। क्यों कर लिया वो तो साइंटिस्ट बताएंगे और आपके काम की भी बात नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको बता भी दूँ तो ऑक्सीजन हटा के कार्बन ले आए, ये मैंने आपको बताया। और ऑक्सीजन क्यों लिया था? ऑक्सीजन इसलिए लिया था ये कि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादातर एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन कर लेता है और बहुत ज़्यादा वो हर जगह मिल भी जाता है। यही चीज़ देखी गई कार्बन के साथ भी। कार्बन क्या है कि वो हर जगह मिल जाता है।
ठीक है, हर चीज़ में है, बहुत सारी चीज़ों में, कुछ जगह नहीं भी है, लेकिन इससे कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान लगा उन्हें, तो इसलिए उन्होंने कार्बन 12 को एडॉप्ट कर लिया। कार्बन 12 क्या है, इसका एटॉमिक मास। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैं चलो कुछ एटॉमिक मास आपको बता देता हूँ, वो आप याद कर लेना, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला तो है हाइड्रोजन, HYDROGEN, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1U। ठीक है, और इसका मैं मास ऊपर लिखूँगा, बार बार U नहीं लिखूँगा। ठीक है, और ये सिंबल है। ठीक है, सिंबल हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H, और मास 1 यूनिट। ठीक है, वो यूनिफाइड मास U। हाइड्रोजन के बाद कार्बन आता है। ये है इम्पोर्टेंट, जो आपको याद होने ही चाहिए। आप याद रखेंगे अच्छी बात है, नहीं याद रखेंगे आपका नुकसान है। ठीक है, कार्बन, कार्बन का, और आपको सिंबल भी याद होने चाहिए। कार्बन का होता है C, और मैंने अभी आपको बताया तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, 12। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए होता है N, नाइट्रोजन का 14। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए होता है O, और इसका 16। सोडियम, सोडियम का होता है Na, और Na क्या होता है 23। सल्फर, सल्फर के लिए होता है S फॉर सल्फर 32। और जगह कम पड़ गई। फिर है क्लोरीन और कैल्शियम। ठीक है, तो ये मिटा देता हूँ मैं। फिर है क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन के लिए होता है Cl। ये स्मॉल लेटर में L है, आप इसको Cl कैपिटल में नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये स्मॉल में है, कैपिटल C है और L स्मॉल है, Cl। आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी N स्मॉल है, N के बाद जो A है वो स्मॉल लेटर्स में है। तो ऐसे ही होता है, ऐसा कभी नहीं होता कि आप दोनों ही लेटर कैपिटल्स में लिखेंगे। ठीक है, एक लेटर वो कैपिटल लेटर, दूसरा स्मॉल में। ठीक है, तो क्लोरीन, क्लोरीन का अभी है 35 और 0.5 लिखा है यहाँ तो। और कैल्शियम, कैल्शियम के लिए होता है 40। तो अब ये हमने एटॉमिक मास पढ़ लिए। इसके बाद है हमारे पास मॉलिक्यूल्स। एटम्स पढ़ लिए, एटॉमिक मास पढ़ लिया, अब है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स से क्या है कि एटम से ही मिलकर बनते हैं कंपाउंड। ठीक है, मॉलिक्यूल्स, MOLECULES, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल्स अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स केमिकली कंपाउंड टुगेदर। यानी कि एक मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल्स में सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे सेम एलिमेंट कैसे होंगे, सेम एलिमेंट, अगर सेम एलिमेंट हैं तो यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये दो आइटम हैं, ये आपस में कंबाइन होके H2 बनाएंगे। ये जो H2 है ये एक मॉलिक्यूल है, और ये सिर्फ एक H क्या है, ये है एटम। ठीक है, और इसमें है 2 एटम, ये 2 एटम्स हैं, और ये एक मॉलिक्यूल है। ऐसी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक, अगर सिंगल लिखा है तो ऑक्सीजन एक एटम है, लेकिन ये O2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है, सेम एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखें तो नाइट्रोजन N2। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल बन गया। अगर ये तो मैंने बताया सेम एलिमेंट है, अगर सेम एलिमेंट ना हो तो डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं। एक मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट एलिमेंट भी तो हो सकते हैं। डिफरेंट एलिमेंट मतलब कॉम्बिनेशन कंपाउंड ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स एक मॉलिक्यूल होता है। डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स में आपको बहुत देर से बता ही रहा हूँ, जैसे H2O, CO2, HCl, ठीक है, H2SO4, ठीक है,
और NH4, CCl4, CCl3, CCl4 ऐसे कुछ भी, तो ये मैं हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं। तो इस तरह ये जो क्या है ये अलग अलग एलिमेंट हैं। देखिए इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, तीन तीन आ गए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये सब क्या है मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बना होता है? एटम से मिलकर बना होता है। इसमें सेम एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स भी होते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मॉलिक्यूल्स बता दिए। मॉलिक्यूल्स के बाद एटोमिसिटी, ATOMICITY, एटोमिसिटी। एटोमिसिटी होती है नंबर ऑफ एटम्स, लिख देता हूँ मैं। एटोमिसिटी होती है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं वो उसकी एटोमिसिटी होगी। तो ये चार होते हैं, चार टाइप। मोनो एटॉमिक, दूसरा होता है डायएटॉमिक, तीसरा होता है ट्राईएटॉमिक, फिर है पॉलीएटॉमिक। मोनो एटॉमिक मतलब जो सिंगल है, जो मॉलिक्यूल नहीं है। मॉलिक्यूल होते हैं दो या दो से अधिक, वो एटम अकेला ही रह रहा है, उसको और किसी की ज़रूरत ही नहीं। जैसे है हीलियम। हीलियम क्या है? एक नोबल गैस है। नोबल गैस वगैरह आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे आप, तब पता चलेगा। आप ये मान लीजिए हीलियम का कोई कंपाउंड नहीं होता, ठीक है, ये सिंपल हीलियम एटम ही होते हैं जो घूम रहे हैं। हीलियम है, नाइट्रोजन, नियोन है, आर्गन है, इनमें केवल एक ही एटम है। ये एक एटम, एक एटम, एक एटम, सिंगल एटम, ठीक है, वन एटम। डायएटॉमिक जिसमें दो हो, ठीक है, यानी जैसे O2, N2, Cl2, ठीक है, ये क्या है? इसमें दो एटम्स हैं। आइए दो लिखा है, दो एटम्स हो गए। और इसमें देखिए ये तो अभी आप सेम एलिमेंट्स के पढ़ रहे हैं। अगर मैं इसी में आपको कहूँ कि HCl है, तो HCl में आप देखिए एक हाइड्रोजन का है और एक क्लोरीन का है, तो इसकी एटोमिसिटी क्या होगी? डायएटॉमिक 2, ठीक है। आप इस तरह भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और ट्राईएटॉमिक जैसे O3 क्या होता है? ओजोन होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए कितने एटम्स हैं? 3। नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में, ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें कितने एटम्स हैं? 3। इसमें कितने थे? 2। इसमें कितने? 2। और ऐसे ही अगर H2O ले लूँ तो इसमें कितने एटम्स हैं? इसमें 2 तो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का, तो इसकी एटोमिसिटी 3 हो गई, ठीक है, 3 एटम्स। और पॉलीएटॉमिक यानी कि 3 से अधिक, 3 से अधिक यानी 4, 4 से ज़्यादा, 4, 4, 5, 6, 7 जितने भी हों वो सब पॉलीएटॉमिक में है, यानी 3 से अधिक होने चाहिए। जैसे P4 होता है फॉस्फोरस का, P मतलब 4 और ये 4, यहाँ 4 है। आप यहाँ S8 डायरेक्ट, यह S8, तो इसकी एटोमिसिटी 8 है, इसकी 4 है। ऐसे ही जैसे मैंने H2SO4 बताया था, H2SO4, इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी? इसमें आप नंबर ऑफ एटम्स काउंट करिए, तो देखिए 2 तो हाइड्रोजन के हो गए, सल्फर का 1 हो गया, ऑक्सीजन के 4 हो गए, 4, 2, 6, 1, 7, इसकी एटोमिसिटी 7 हो गई है H2SO4 की। तो इस तरह ये एटोमिसिटी भी ख़त्म हुई। अब पढ़ते हैं आयंस। IONS। आयंस क्या होता है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दें या गेन कर लें तो उनके ऊपर आएगा एक चार्ज। वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये जो चार्ज उन्होंने गेन किया, जो उनके पास चार्ज हो गया, जो चार्ज पार्टिकल है, उसको कहते हैं आयंस, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज को अलग अलग नाम दिया गया है। जो पॉजिटिवली चार्ज है उसको कहते हैं कैटायन,
कैटायन। ठीक है, कैटायंस क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब बनेगा, जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जैसे इसका एग्जांपल है, समझाऊंगा मैं भी आपको, जैसे Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव। और ऐसे अगर वो गेन कर ले, ठीक है, यहाँ लूज किया था, अगर वो गेन कर ले तो उसका नाम होगा एनायन। एनायन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये होगा गेन, यानी प्राप्त करना। अगर उसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए किसी और एटम से, तो वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जैसे इसमें एग्जांपल है क्लोरीन नेगेटिव और O2 नेगेटिव। देखिए ये होता कैसे है, जैसे कि मान लीजिए एक एटम है, यहाँ बीच में आप न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, बाहर होता है इलेक्ट्रॉन्स, ये होते हैं नेगेटिव चार्ज के। एक एटम जो है वो अपने आप में स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब है कि जितने यहाँ पे देखिए, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, नहीं होता, सिर्फ प्रोटॉन पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है। जो प्रोटॉन जितने अंदर हैं उतने ही प्रोटॉन, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर है तो उनका चार्ज वो बैलेंस रहता है। जैसे हमने कहा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे होता है डिसबैलेंस। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 पॉजिटिव अंदर थे और बिना गए यहाँ पे थे 3 नेगेटिव। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर दे रहे थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के चले जाने से क्या हुआ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, तो एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि 3 में से 2 पॉजिटिव तो एक इसको कैंसिल कर देंगे, लेकिन जो एक पॉजिटिव है वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, इस एक पॉजिटिव का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ऐसे इसने Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, खो देता है, जाने देता है, छोड़ देता है, तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है और उसको कहते हैं कैटायन। इसी तरह अगर एनायन यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, मान लीजिए यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे भी 3 है, और कहीं से एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए, ये 3 थे, ये इनको पहले ही बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए कोई नहीं है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, कहीं से ले लिया, कहीं से आया होगा। ऐसे ही ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं यानी नेगेटिव चार्ज है, तो उसको कहेंगे एनायन। ठीक है, ये आप समझे होंगे। अब हम पढ़ेंगे वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है कि किसी भी एलिमेंट की कंबाइन करने की कैपेसिटी, वो उसके पास कितनी कैपेसिटी है कि वो किसी अन्य एलिमेंट से जुड़ सके। ठीक है, तो जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की कैपेसिटी है 1, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन की कैपेसिटी है 2, कार्बन की है 4। ये उनकी कैपेसिटी है। ये नहीं कहा गया कि वो 4 से करेंगे ही करेंगे, कि वो जब भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे, एलिमेंट कंपाउंड बनाएंगे, वो 4 ही लेंगे। देखिए, जैसे आपकी क्षमता ये हो सकती है कि आप 5 किलो वजन उठा दें। ठीक है, ज़मीन से आपको कहा गया है कि आप 5 किलो वजन उठाइए, तो आपकी क्षमता क्या है, 5 किलो। जरूर थोड़ी आप हमेशा 5 किलो ही उठाएंगे। आपका मन करा आप 4 किलो उठा लें, ठीक है, 3 उठा लें, 2 उठा लें, या ना ही उठाएं, ये आपकी क्षमता है मैक्सिमम। ये हमारी इसकी कार्बन की मैक्सिमम क्षमता है 4। ये जरूरी नहीं कि हमेशा जो अपनी वैलेंसी जो होगी वो उससे उतनी ही करेगा। मतलब कंपाउंड बनाते टाइम ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा ही। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इनकी क्षमता है कि अपने कितने इलेक्ट्रॉन के साथ कॉम्बिनेशन कैपेसिटी कंबाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्लोरीन का है 1,
ये अपनी क्षमता से अधिक नहीं जा सकते कि जैसे क्लोरीन का 1 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, ऐसा नहीं हो सकता। ना ही 2 इलेक्ट्रॉन देंगे ना ही लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो इनकी कैपेसिटी है ये उसी में रहेंगे। ये इनकी है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। वैलेंसी को कहते हैं द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। ठीक है। इट इज डिटरमाइन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, गेन और शेयर ड्यूरिंग ए रिएक्शन। तो एक रिएक्शन के अनुसार, मतलब एक केमिकल रिएक्शन में कि कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या लूज करेगा या शेयर करेगा, ये उनकी कैपेसिटी है। कार्बन क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर सकता है, करेगा ही ऐसा नहीं कहा। ठीक है। ऑक्सीजन 2 कर सकता है, जरूरी नहीं कि 2 ही करेगा, वो 1 भी कर सकता है, ना ही करे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। तो ये होगी वैलेंसी बता दी। अब है केमिकल फॉर्मूला। इसको मिटाता हूँ मैं। केमिकल फॉर्मूला कहता है रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड यूजिंग सिंबल्स एंड एलिमेंट्स। देखिए एक कंपाउंड है, कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का कंपाउंड। ठीक है। तो उसमें सिंबल्स को यूज़ किया जाता है। जैसे मैं बताता हूँ कि केमिकल फॉर्मूला MHCl, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपसे कहा गया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आप ये भूल जाइए अभी ये क्या लिखा है। और आपसे कहा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अब ये बताइए उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। आपको अगर ये नहीं पता कि हाइड्रोक्लोरिक में कौन कौन से एलिमेंट हैं तो आप कैसे करेंगे। तो हम किसी ने आपको बता दिया कि इसमें फॉर्मूला लिखने के लिए इसमें हाइड्रोजन है। ठीक है। हमें पता चल गया, देखिए हाइड्रो से हाइड्रोजन आ गया, क्लोरिक से क्लोरीन आ गया। अब हमें केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए इसमें कौन कौन से एटम है ये पता चल गए, एलिमेंट है। अब इनका सिंबल क्या है, इनका सिंबल होता है हाइड्रोजन का H और क्लोरीन का क्या है Cl। ठीक है। अब हमने ये तो निकाल लिया कि ये क्या है। अब हमें क्या करना है, इनकी वैलेंसीज निकालनी है। अभी वैलेंसी क्या होती है, इसकी हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और क्लोरीन की 1 होती है, इन दोनों की वैलेंसी। अब इसको करें क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है। तो पहले हाइड्रोजन की कितनी है वैलेंसी 1, मतलब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो H1, और ये क्लोरीन है, क्लोरीन की 1 से करेंगे तो Cl1। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती तो हो जाएगा CHCl। यह है केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फार्मूला क्या है, यह एक कंपोजिशन को, जैसे HCl मिले हुए हैं, यह इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। किसमें, एक कंपाउंड, हाइड्रोक्लोरिक एक कंपाउंड था, केमिकल था, उसमें HCl एक ये शो कर रहा है कि इनके ये किस मात्रा में मिले हैं। ये तो एक सिंपल हो गया। जैसे मैं आपको दूसरा बताता हूँ, किसी ने कहा कि वाटर का बताओ, वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होगा वाटर का। अब वाटर को हमें पता होना चाहिए, वाटर का केमिकल फार्मूला होता है H2O। ये तो हमें पता है डायरेक्ट, लेकिन H2O नहीं पता हमें किसी ने कहा कि वाटर में हाइड्रोजन होता है और होता है ऑक्सीजन। ठीक है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, ये है H। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2। ये आपको वैलेंसीज क्या है बुक में दी होंगी, तो आप बुक से पढ़ लेना है कि किसकी कितनी वैलेंसी होती है। ठीक है। अब मैंने कहा कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे करें, तो H को 2 से करना है, तो यहाँ H और यहाँ आएगा 2, ये वाला 2। फिर यहाँ लिखेंगे O, इस O को यहाँ लिखेंगे 1, तो ये क्या बन जाएगा H2O। ये हो गया फॉर्मूला। वाटर का फॉर्मूला H2O जो हमें पता था वो हमने आपको ये ड्राइव करके बता दिया। इसमें ये 3 रूल बताए हैं कि केमिकल फॉर्मूला लिखने के, जो मैंने आपको यहाँ डायरेक्ट समझा दिया है।
पहला है कि राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका सिंबल लिखिए। मैंने आपको बताया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखना है आपको, H और O। फिर इसमें क्या है, राइट देयर वैलेंसी, बोलो उनकी वैलेंसी लिखिए। तो उनकी वैलेंसी एक की है 1, दूसरे की है 2। फिर है क्रॉस मल्टीप्लाई द वैलेंसी, इनको वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अब ये तो है सिर्फ, ये है थोड़ी पर्सनल बात, ये ठीक है फॉर्मूला आ गया H2O, लेकिन इसका ना कुछ खास यूज़ होता नहीं है। यूज़ मतलब कि कुछ ऐसे ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें आप वैलेंसी, आपको कैसे पता चलेगी कि हाइड्रोजन है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है, 2 की 2 थोड़ी यहाँ पे कंबाइन करेंगे। यहाँ पे हो सकता है कि 2 ना करें, कहीं 1 पे कंबाइन कर रहा हो। यहाँ पे मान लीजिए मैं 3 ले लूँ, जैसे मान लीजिए H है, O है और मैं N ले लूँ, ठीक है। और N की वैलेंसी मान लीजिए ठीक है, मुझे पता नहीं है अभी, 3 है। और तो हम इसमें कैसे करेंगे कैलकुलेशन कि कौन सा H, कितने H आएंगे, कितने O आएंगे, कितने N आएगा, ये करना थोड़ा मुश्किल है। तो पर ये बुक में दिया है तो मैंने आपको बता दिया कि अगर फिर भी आपको एक सिंपल सा आए तो आप इस तरह निकाल के दिखा सकें, ठीक है। तो मैंने केमिकल फॉर्मूला बता दिया। अब है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास होता है द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। इसको लिखते हैं द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं उनके जो एटॉमिक मास है उनका सम करना है, तो आपके पास आएगा मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि हम बहुत देर से H2O देख रहे हैं, H2O में आपको हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास पता होगा। देखिए पहले H कितने हैं, 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। मैंने आपको बताया था, एक जगह लिखवाए थे, आप वहाँ से देखना कि क्या लिखवाया था, ठीक है। फिर है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे पास सिर्फ एक है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। यह इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस इसको 16 कीजिए, ये हो जाएगा 18 और इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, U, ठीक है। और वैसे ही मान लीजिए आपके पास CO2 है, इसका किसी ने कहा कि इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए। देखिए आप एक बात रखना कि सिर्फ अगर कार्बन का मास निकालेंगे तो वो होता है एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मतलब एटम का मास, और मॉलिक्यूलर मतलब मास मॉलिक्यूल का मास, ठीक है। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। तो कार्बन है, कार्बन कितने हैं, पहले तो 1 है, फिर कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन का मास 16, ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 32 इक्वल टू 44 यूनिट, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास में आ गया। अब मुझे लग रहा है कि जो आगे जो मोल कॉन्सेप्ट है वो नए वाले सिलेबस में है नहीं, लेकिन पुराने सिलेबस में था, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप नया वाला सिलेबस पढ़ रहे हैं तो आप इसको वीडियो यहीं पर ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप पुराने के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट करें, ठीक है। तो फिर है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि पहले ये देखते हैं इसको दिया किसने था। इसमें एक इम्पोर्टेंट नाम है, वो है अमेडो, कितने अजीब नाम होते हैं इनके, अवागाड्रो, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस होता है,
उसका जो 1 मोल होगा, ठीक है, किसी सब्सटेंस का 1 मोल, उसके अंदर पार्टिकल्स कितने होंगे ये बताता है ये मोल कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि 1 मोल अगर कोई 1 मोल है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का 1 मोल, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल जो होगा उसके अंदर होंगे कंटेन्स 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स मैंने बताया आपको, पार्टिकल्स हो सकते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, ठीक है। मतलब कि अगर 1 मोल कहा गया है किसी सब्सटेंस का, उसका मतलब है कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस, ठीक है। तो ये जो नंबर है इसको कहा जाता है अवोगाड्रो नंबर। क्या कहा जाता है इस नंबर को? ये नंबर है अवोगाड्रो नंबर, ये जो इसका नाम है इसी के नाम पर है ये है AVAGADR अवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। ये नंबर को कहता है अवोगाड्रोस नंबर। यानी कि 1 मोल जो है, 1 मोल की क्या वैल्यू हो गई? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, एटम्स जो भी है, ठीक है। पार्टिकल्स ही लिख देता हूँ मैं, पार्टिकल्स। अब इसमें एक वो है मोल क्या था ये बताता हूँ, फिर मोलर मास पाएंगे। फिर मोल होता है या मोल ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स, वो होता है एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। तो देखिए अभी तक हम मॉलिक्यूलर मास को हम अभी तक किस में पढ़ रहे थे? यू में, यूनिफाइड मास। जैसे कार्बन 12 का देख रहे थे तो हम कार्बन का तो 12 यू था। अब हम यू ना कह के अगर हम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में कहें, ठीक है, कि जैसे ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन देख लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास NitroGN। मॉलिक्यूलर मास अगर नाइट्रोजन है यानी N, तो उसका N2, नाइट्रो मॉलिक्यूलर है तो N2, या फिर अगर मैं एटॉमिक मास कहूँ तो N लिखेंगे। तो नाइट्रोजन में कितने हैं? 2 एटम, आपको थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा। और नाइट्रोजन का 14 यानी 28 ग्राम। अगर 28 ग्राम में अगर ग्राम में लूँ इस मॉलिक्यूलर मास को, तो इसका मतलब ये होगा कि 28 ग्राम क्या है? ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज़ 1 मोल। तो ये 1 मोल के बराबर होगा, ठीक है। और 1 मोल किसी भी एटम का या किसी भी मॉलिक्यूल का जो होगा तो वो होगा एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, ठीक है। आपको समझे या कंफ्यूज हो गए? आई कुछ बात? मैं आपको लिख देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, शायद आप तब समझें। 1 मोल ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। बस आपको यूनिट चेंज करनी है और कुछ नहीं। अगर आपने एटॉमिक मास निकाला, जिस यहाँ पर आप यू लिखते थे, यू की जगह पे जी लिख दीजिए, तो ये आपका एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। मतलब उसी एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास उतना ही 1 मोल होगा उस एटम का, ठीक है। और 1 मोल में कितने एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, ठीक है। अब इसमें एक जगह आएगा मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल, ठीक है। मोलर मास होता है मास
ऑफ 1 मोल। और 1 मोल मैंने अभी बता दिया एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, ठीक है। तो एक ही बात, ये एक टर्म बीच में इंक्लूड हुई है और इस टर्म का कुछ खास मतलब नहीं है। मास ऑफ 1 मोल है, जो मैंने बताया कि 1 मोल क्या होता है, मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास इन ग्राम्स। ग्रास लिख दिया क्या, इन ग्राम्स, ठीक है। तो इसमें एक फॉर्मूला भी गिवन है, आप फॉर्मूला भी देख लीजिए। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए कहा जाए तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू जो आपको मास कहा गया कि गिवन मास कि इतने मास में बताइए कितना होगा, तो इसमें डिवाइड करेंगे मोलर मास से। और मोलर मास मैंने आप बता ही दिया आपको, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स, जितने मोल्स हैं 1 मोल 2 मोल हाफ मोल, ठीक है। हाफ मोल तो नहीं होगा, 1 2 3 4 ऐसे जितने भी मोल्स होंगे उसमें 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। और आपसे पूछा है कि मास बताइए, मास क्या होगा, n नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। किसी ने कह दिया कि आपके पास कार्बन का मॉलिक्यूल है और उसके आपके पास 10 मोल है, तो आपके पास कितना मास होगा, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे जी, हाँ ये ठीक है। तो ये एक्सरसाइज मतलब ये चैप्टर ख़त्म हुआ, थ्योरी ख़त्म हुई इस चैप्टर की। अगर आपको इसके एक्सरसाइज भी सोल्व करनी है तो मैं वो भी करवा दूंगा, लेकिन पहले आपको ये वीडियो अच्छे से देखनी पड़ेगी। आप ये वीडियो देखें, अगर सभी को ये बात समझ में आएगी मैंने क्या पढ़ाया, तो आप मुझे बताएं कि हाँ हमारे समझ में आ गया। अब हमें इसकी एक्सरसाइज सोल्व करवा दीजिए, तो मैं एक्सरसाइज सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। और नहीं भी बताएंगे तब भी करा देंगे, ठीक है। ये चैप्टर मेरी तरफ से इसकी थ्योरी कंप्लीट है, अब सिर्फ इसकी एक्सरसाइज बची है जो बुक में गिवन है। तो चलिए क्लास एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।